हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। आपका नवोदय का जो सिलेक्शन है बच्चों वो इन्हीं पर्सन के ऊपर आधारित है। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। पूछा 2/3 में कितने 1/6 उठते हैं, तो 2/3 को हम 1/6 से क्या करेंगे बच्चों, उसको भाग करेंगे। आपको पता है जब हम भिन्नों को भाग करते हैं तो ये जो भाग वाला निशान है इसको गुणा में बदल देते हैं और इस संख्या का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, यानी कि हर को अंश बना देंगे और अंश को हर। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 6 हमारा 2 बार कटा, 2 दूनी 4, तो 2/3 में 4 1/6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जब भी ऐसे पूछा जाए कि इसमें कितने ये होते हैं तो आप दी गई संख्या को जितने वो पूछ रहा है उससे भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44। ये भी आपका एक नियम पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 20 मीटर है, तो ये आपका जो खंबा है बच्चों वो 10 मीटर है और 10 मीटर खंबे की जो परछाई है वो 20 मीटर है। तो यहाँ से बच्चों हम 1 मीटर खंबे की ऊंचाई निकाल लेते हैं। 1 मीटर जो खंबा है इसकी परछाई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 मीटर खंबे की जो परछाई होगी वो 20 को 10 से भाग कर देंगे, 10 दूनी 20। अगर खंबे की ऊंचाई 1 मीटर होगी तो उसकी परछाई यहाँ पे 2 मीटर आएगी, यानी कि डबल हो रही है। तो इसी प्रकार पूछ रहा है 15 मीटर, अगर खंबे की ऊंचाई 15 मीटर हो तो उसकी परछाई की ऊंचाई क्या होगी। तो 1 मीटर खंबे की ऊंचाई 2 मीटर थी, तो 15 मीटर खंबे की ऊंचाई बच्चों 15 में हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 30 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक लड़का 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो बच्चों एक लड़का 1 सेकंड में दौड़ता है तो यहाँ पे उसकी चाल दी गई है। 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो चाल आपकी दी गई है 3 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछ रहा है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया होता है और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तब हम मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा करते हैं। 18 दिया कितना होगा बच्चों, 54/5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो सही में दिया गया है, तो 54 को 5 से भाग करेंगे, 10 पंजे 50, तो 10 सही 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ध्यान रखिए बच्चों, 1 सेकंड में चलने वाली जो दूरी होती है वही उसको चाल होती है और यहाँ पे 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल थी। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बच्चों 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुपात पर आधारित है। यदि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर आपको 5:7 दिया गया है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, इस अनुपात को बटे में रखेंगे और इनकी त्रिज्या गुणा करनी है, इसकी इधर और इसकी इधर। त्रिज्या गुणा करने के बाद 7 दिया कितना हो गया बच्चों आपका 21x और माइनस के 7y बराबर 5 की गुणा इधर करेंगे तो 5 के x से करेंगे 5x और 5 पंजो 25y। अब आपको x को एक तरफ ले जाना है, y को एक तरफ। तो बच्चों यहाँ पे 21x और ये 5x प्लस है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस के 5x हो जाएगा। इधर आपका 25y है और ये 7y माइनस है, इधर आकर ये प्लस का 7y हो जाएगा। 21 में से 5 गए, आपके कितना होगा 16x और बराबर 25 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 2 1 3 32y। सो x बटे y, ये जो y है इसको इधर बटे में लाएंगे और ये इधर आपका जो x के साथ में 16 है ये 32 के बटे में चला जाएगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ से बच्चों हमें पता चला कि x बटे y बराबर कितना है आपका 2/1 है। तो ये जो 2/1 है ये सीधी सीधी x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू। हमसे पूछा गया था कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई क्या होगा। तो इसका मीन्स हुआ x प्लस वाई, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आप रखिए 2 + 1 और अनुपात में 2 - 1। 2 और 1 कितना हो गया बच्चों आपका 3 और 2 में से 1 गया 1, तो x प्लस वाई x माइनस वाई आपका 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47। बहुत ही आसान सा है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, देखो 5 का स्थानीय मान कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5000 प्लस 2669 में 6 का स्थानीय मान, 6 का है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, तो ये आपका 600 हो गया और बराबर में क्या है 7 गुणा में खाली स्थान। तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, 5000 में 600 प्लस करेंगे ये 5600 हो जाएगा और बराबर में 7 गुणा में x। अब हमें इस x का मान बताना खाली स्थान पे क्या आएगा। जो x के साथ गुणा में होता है वो बच्चों बराबर से इधर भाग में चला जाता है। तब 5600 को हम 7 से भाग करेंगे, बराबर में x। 7 के पहाड़े में 56, 7 8 56, 800 हो जाएगा। x बराबर आपका 800। तो बच्चों खाली स्थान में क्या आएगा 800। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48 आपका प्रतिशत पर आधारित है। तो बच्चों x का 60%, x के 75% से 30 कम है। तो प्रश्न के अनुसार x का 75%, तो x गुणा 75 भाग 100 और माइनस x का 60%, x गुणा 60 भाग 100 किसके बराबर है 30 के बराबर। क्योंकि ये जो है ना इससे 30 ज्यादा था, तो अगर हम ज्यादा वाली संख्या में से कम को माइनस करेंगे वो 30 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम तो दोनों का सेम ही है। 75 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 15x बटे 100 बराबर कितना 300। तो x बराबर जो इधर बच्चों बटे में होता है वो ऊपर गुणा में और जो ऊपर गुणा में होता है वो भाग में। तो 300 गुणा 100 और बटे में 15, 300 नहीं 30, ये क्या था आपका 30 था, 300 नहीं था, यहाँ पे 30 है। सो 15 दूनी आपका 30, 100 दूनी 200, x की वैल्यू जो आपकी 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 देखिए,
किसी चतुर्भुज के कोण 2, 3 और 5, 8 के अनुपात में है, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा छोटे कोण के पूरक का योग क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, क्योंकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं जो कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 8। हमसे कहा है कि इसके सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण आपका D हो जाएगा और सबसे छोटा कोण आपका A हो जाएगा। तो पहले हम लोग कोण ही निकाल लेते हैं। कोण कैसे निकालते हैं, जो भी अनुपात दिया है इसका योग निकाल लेते हैं, जिसको हम अनुपातिक योग कहते हैं। अनुपातिक योग कितना है, 3, 2, 5, 5, 10 और 18, कितना हो गया 18। अब मुझे पहले कोण ए निकालना है, सबसे छोटा कोण। तो आपको क्या करना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 होता है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 360 को अनुपातिक योग से भाग करेंगे और गुणा में, अगर ए निकाल रहे हैं तो ए के अनुपात से ही गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, तो कोण ए आपका कितना हो गया बच्चों, 40 डिग्री हो गया। अब हम सबसे बड़ा कोण जो कि हमारा डी है, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा कोण होगा। फिर हम करेंगे 360 कोणों के योग को अनुपातिक से भाग और गुणा में जो भी हमारा कोण का अनुपात है। 18 दूनी 36, 20, 20 अठे कितना हो गया 160। अब बच्चों इसने क्या कहा कि सबसे बड़े कोण का संपूरक, सबसे बड़े कोण का संपूरक, सबसे बड़ा है 60, और संपूरक हम कैसे निकालते हैं, संपूरक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा कोण है जो 160 दिया है उसको 180 में से हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो संपूरक कोण हमारा कितना हो गया बच्चों, 20 डिग्री हो गया। और सबसे छोटे कोण का पूरक कोण, छोटा कोण कितना है 40, और इसका जब हम पूरक निकालेंगे छोटे कोण का, तो पूरक निकालते हैं 90 में से माइनस करके, 90 माइनस 40 कितना हो गया आपका 50 डिग्री। और दोनों कोणों का हमें क्या निकालना है, योग। तो बच्चों 20 और प्लस 50, 20 और 50 कितना हो गया आपका 70। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, संपूरक क्या कोण होता है, जिनके योग कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 160 हमने माइनस किया तो इसका संपूरक आ गया। और पूरक होता है जब कोणों का योग 90 हो। तो एक कोण हमारा 40 है, 90 में से माइनस करेंगे तो इसका पूरक कोण आ गया। इन दोनों कोणों का योग हमें बताना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर हमसे ये पूछा गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो अगर आपका लगातार प्राकृतिक संख्या है तो उनका जो औसत होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, जो आपकी अंतिम संख्या 50 उससे एक ज्यादा है, मतलब 50 प्लस 1 और उसको 2 से भाग कर देंगे, जो कि आपका 51 डिवाइड बाय 2, यहाँ से इसको हल करेंगे तो 25.50। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये जो आपको 4 संख्या दी है, आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो बच्चों जो भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, उसके कभी भी अंतिम के 2 अंक, बाद के जो 2 अंक है वो कभी भी दोनों के दोनों विषम नहीं होते हैं, यानी कि ओड नंबर नहीं होते। तो आप यहाँ पे देखिए 1 और 5 है, ये भी ओड नंबर है, तो ये भी नहीं है। 1, 3 ये भी ओड नंबर है, ये भी नहीं है, ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 19,881 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाद में देखिए एक विषम और एक सम संख्या है। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं में लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में, बाद के 2 अंक कभी भी दोनों के दोनों विषम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है अगला कि 4, 9, 25 और 49 के क्रम में अगली संख्या क्या होगी। और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए ये है क्या चीज। ये आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं। 4 जो है वो आपका 2 का वर्ग होता है। अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। उसके बाद की जो संख्या है मेरी यहाँ पे 9, ये 9 जो है मेरा 3 का वर्ग है। देखो 3 का वर्ग कितना हुआ 9। उसके बाद क्या है आपका 25 जो कि 5 का वर्ग है। उसके बाद है हमारा 49 जो कि 7 का वर्ग है। तो अगली क्या संख्या होगी हमें ये बताना है। तो कुछ बच्चे इसमें कहेंगे कि सर ये तो 3, 5, 7, उसके बाद 9 का वर्ग होना चाहिए 81। अगर बच्चों आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए इसमें यहाँ पे 2 भी है, तो आपका जो 2 है, 3, 5 और 7 इन संख्याओं के वर्ग की ये सीरीज दे रखी, और ये सारी संख्या ना विषम है ना सम है, ये संख्याएं अभाज्य है, वो संख्या जो किसी से नहीं कटती है। तो अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 7 के जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 11 होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 11 का वर्ग आएगा, जो कि 11 का वर्ग होता है 121। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53, संख्या 4, 20 और 28 के मासा और लासा का योगफल क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 4 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर बच्चों 20 के अभाज्य गुणनखंड, 2 पंजे 2.20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। फिर यहाँ पे बच्चों 28 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 14, 2 सते 14 और 7 एकम 7। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 4 के भाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2। 20 के भाज्य गुणनखंड आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 और 28 के भाज्य गुणनखंड है आपके 2 गुणा 2 गुणा 7। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका मासा निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखो 2 है दोनों में और ये भी तीनों में 2 2 है, तो एचसीएफ आपका 2 गुणा 2 बराबर कितना 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो दोनों में गुणनखंड है उनको तो हम लिखेंगे ही, मीन्स 2 × 2 और इंटू में आपका 5 और 7 भी आएगा। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 सते 140। तो एलसीएम बच्चों का 140 आ गया और मासा आपका 4 आ गया। प्रश्न में पूछा गया लासा और मासा का योगफल कितना होगा। तो लासा 140 है और मासा 4 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर में नापा जाए तो विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी, हमें यह बताना है। तो किसी भुजा का वर्ग अगर एकांक वर्ग मीटर में मापा जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो हमारा वर्ग है उस वर्ग की सभी भुजाएं कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अगर भुजा 1 मीटर है तभी जाकर हमारा जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर आएगा। यही इसने कहा है कि भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर में नापा जाता है तो विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी, इसका हमें बच्चों विकर्ण बताना है कि विकर्ण क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था
कि अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो भुजा होगी ना वो बच्चों 1 ही मीटर होगी। और मैंने आपको बताया था कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा में √2। अब यहाँ पे बच्चों भुजा कितनी है हमारी, भुजा तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की गुणा √2 में करूंगा तो बराबर कितना आएगा, √2 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना एकांक वर्ग मीटर कहे तो ऐसे वर्ग की जो भुजा होती है वो 1 मीटर होती है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। यहाँ पे दिया है 40,320 को 8 से भाग करें, फिर 9 से भाग करें और फिर 10 से भाग करें, तो इसका मान क्या होगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका मान। सो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए हल करने के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे पहली संख्या आपकी 40,320 इसको भाग करोगे, जितने भी पीछे भाग के निशान में संख्याएं लिखी हैं इन सबकी गुणा से, यानी कि 8 गुणा 9 और गुणा में 10, इनसे इसको भाग करोगे, आंसर आ जाएगा 10 से, तो ये 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ से बच्चे 8 पंजे 40, 3 में 5 नहीं चलेगा 0 और 8 चौक 32, 504 हो गया। 9 से 504 को काटेंगे, 9 पंजे 45 और कितने बचे आपके 5 और 9 6 54, तो कितनी से आया आपका 56। इसको हल करने पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57। ये भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि √3 का मान अगर 1.732 हो तो √3/4 का मान क्या होगा। तो बच्चों हमें √3/4 का मान बताना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसमें वैल्यू रखते हैं, 4 से भाग करते हैं, हल करते हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको पहले क्या करना है, इस रूट को अलग अलग लगा लेना है 3 पर और 4 पर भी। बच्चों √3 जो है वो तो आपकी संख्या के गुणनखंड हो नहीं सकते, तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, और रूट जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है, तो √4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 हो जाएगी। अब आपको पहले आप स्क्वायर रूट को हल करोगे, उसके बाद इसकी वैल्यू रखोगे। √3 की वैल्यू 1.732, इसको 2 से भाग करोगे, 2 8 16 दशमलव लगेगा, 2 1 2 2 6 12, तो 0.816 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 2 8 16 बचा एक, अच्छा 2 6 12 आएगा यहाँ पे बच्चे, तो 0.866 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ध्यान रखना पहले आपको अंडर रूट सोल्व करना है, उसके बाद इसमें वैल्यू रखनी है, तब आपका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 5x बराबर 12 है, यदि 5x बराबर 12 है तो इसका मान क्या होगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान बताना क्या आएगा। सो बच्चों समीकरण हमारी है 5x - 5 बराबर 12। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 5x मैंने क्या कहा था आपको, जो x वाली संख्या उसको लेफ्ट में रखना, बाकी सब संख्या को राइट में, तो 12 और ये जो 5 माइनस है धरा के प्लस का 5 हो जाएगा। तब ये 5x बराबर 12, 5 कितना हो गया आपका 17, और x बराबर जो x के गुणा में होता है वो संख्या के भाग में चला जाता है, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों आपका 17/5, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 58। 3 की घात 4 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, हमें ये बताना है। 3 की घात 4 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो क्या मिलेगा। 3 की भाग 4 का मतलब क्या हुआ, 3 की 4 बार गुणा ऐसे, और भाग इसको 5 से करें। 3 या 9 या 27 या 81, तो कितना हो गया आपका 81 डिवाइड बाई 5। अब 81 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 ही कम 5, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से उतारा 1, 5 6 30, तो शेषफल कितना बचा आपका 1। तो 3 की घात 4 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 देखिए, ये प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर आपको होना नहीं है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे इसको करोगे आप। प्रश्न में कहा गया 5/19, ये हो गया 5/19 का योज्य प्रतिलोम। जब किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना होता है, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो बस हमें क्या करना होता है, इसी संख्या में माइनस का निशान लगा देता है, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। तो किसी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, पहले इनकी गुणा कर लो, पंजो पंजो कितना हो गया 25, और 19 के 19 से गुणा करेंगे 361 के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। पहले ये संख्या थी, ये इसका योज्य प्रतिलोम, इनकी गुणा किया, ये हमारा इसका गुणनफल आ गया। अब इस गुणनफल का क्या करना है आपको, गुणात्मक यानी कि मल्टीप्लेटिव इनवर्स आपको निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, अब इस संख्या का जब मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूंगा तो उसका मतलब होता है इसको उल्टा कर देना, फिर से अंश को हर और हर को अंश, यानी कि आपका हो जाएगा 361/25, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कि कोई भी संख्या हो आपको, अगर मैंने 5 लिखा और 5 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है तो आप कहोगे 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा, और अगर मैंने 5 लिखा और मैंने कहा कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो आप कहोगे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसका 1 माना जाता है, और अगर यही संख्या आपके बटे में होती है इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 7/2 हो जाता। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60। एक होटल में 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल की जरूरत होती है, तो 42 दिन के लिए कितने चावल की जरूरत पड़ेगी हमें बताना। तो भाई 7 दिन 7 डे के लिए यहाँ पे लगते हैं 280 किलोग्राम, तो इसका मतलब एक दिन में कितना लगेगा, एक दिन का निकाल लीजिए, 280 को 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28, तो एक दिन में लगते हैं 40 किलोग्राम चावल। पूछ रहा 42 दिन में कितने लगेंगे, तो आप लिखिए 42 दिन 42 डेज इक्वल टू 42, और एक दिन में लगते थे 40, इसकी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पहला प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो मैंने आपको बताया पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी अंतिम की जो 2 संख्याएं वो विषम संख्याएं नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न में कहा गया है, यदि मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर है को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा, हमें ये बताना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 0.8 सेंटीमीटर की जो दूरी है
वो इस नक्शे में 8.8 किलोमीटर को दर्शाती है। तो इसके अनुसार हम 1 सेंटीमीटर को निकाल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी को दर्शाएगी। 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8.8 किलोमीटर को 0.8 से भाग कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 8 से हमारा 88, 11 किलोमीटर आपका आ गया। तो 1 सेंटीमीटर जो है नक्शे का वो 11 किलोमीटर को दर्शाता है। हमसे पूछा है 80.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाएगा। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर 11 है, तो 80.5 सेंटीमीटर बराबर आपका 11 गुणा 80.5 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 और 11 अठे 88, एक के बाद आपका दशमलव है, तो 885.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान से देखिए और कितने बच्चे इसको कर लिए आंसर आया, एम की वैल्यू क्या होगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। यदि 65 और 117 का मासा 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 65 और 117 का मासा निकालेंगे। भाग विधि से निकाल लेते हैं। 65 से भाग कर देंगे 117 को, 65 ही कम 65, 117 में से 65 माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गए 5। अब ये जो शेषफल बचा, इस शेषफल से हम 65 को भाग करेंगे। 52 से एक ही बार चलेगा, 52 बन जा 52, माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ये शेषफल बचा। अब इससे फिर से हम 52 को डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52। अब यहाँ पे देखो 13 से हमारा ये पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो मासा है बच्चों, हमारा जो मासा आया HCF वो कितना आया हमारा 13। जो भी लास्ट वाली संख्या जिससे पूरा भाग होता है वही हमारा मासा है। तो मासा बराबर हमारा 13 आया। उसने कहा था कि ये जो मासा है हमारा वो इस रूप में हम इसको रख सकते हैं, यानी कि जो मासा है वो 65m-117 के बराबर आएगा। तो पर्सन के अनुसार हम लिखेंगे 65m-117 बराबर में क्या, इसका मास है जो कि 13 आया है। यहाँ से बच्चों 65m बराबर 117 हमारा प्लस है, ब्रैकेट से इधर ये जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, 13 + 117। तब बच्चों 65m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130। तो बच्चों m बराबर हमारा 130 और जो हमारा m के साथ गुणा में है वो बराबर में इधर आकर भाग में चला जाएगा। तो 130 बटा 65, 65 दूनी 130, m की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 होते हैं। तो जब